हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही बाबा सबको? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। एलेक्स अनिल। एलेक्स अनिल कहां से हो भाई? कनाडा से? खूब तरक्की करो, सेलेक्ट हो जाओ, और जैसे सेलेक्ट हो जाओ 5-5 किलो मिठाई भिजवा दो। बिल्कुल। चलते हैं अपन आगे बाबा, क्लास की शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में अपन ने कंडक्टर खत्म कर लिए थे, आज अपन पढ़ने वाले इंसुलेटर। और इंसुलेटर की जो फंक्शन है वो तो कल की क्लास के अंदर मैंने डिस्कस कर लिए थे कि इंसुलेटर के क्या फंक्शन है। फंक्शन फंक्शन कैमरे में उल्टा होता है, इधर वाला है। हाँ तो मित्रों, इंसुलेटर का फंक्शन कल बताया था, समझ लिया था, सीधा लिखो, है ना? Alex Anil from Bihar. Okay, got you. It is used to separate two conductors from each other. It is used to separate two conductors from each other. Used to separate two conductors from each other and from the tower electrically. Used to separate two conductors from each other and from the tower electrically. क्लियर? ये अपन ने कल डिस्कस कर लिया था, इसलिए अपन ज्यादा इस पे फुटेज नहीं देंगे इसको। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को पहले तो तुम मुझे बताओ कि क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक इंसुलेटर में, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए पहले तो आप लोग मुझे बताएं, फिर उसके बाद में मैं लिखवाऊंगा और फिर एक एक प्रॉपर्टी का धागा खोलेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज होने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, और जो तुम ये बेसिक बेसिक करते रहते हो ना, ऐसा ही बेसिक आप लोगों को मिलने वाला है इस टॉपिक के अंदर। दूसरी बात, ये प्रॉपर्टीज फ्यूचर में भी काम आएंगी, इसलिए अभी जो मैं आपको बताऊं उसको आप अच्छे से याद कर लें ताकि आप फ्यूचर में इसको फिर से जब बताया जाए तो अच्छे से रिकॉल कर पाए। तो पहले आप मुझे बताएं कि एक अच्छे इंसुलेटर में क्या होना चाहिए। हमारा इंसुलेटर कैसा हो, कमेंट करके बताओ कैसा हो। नॉन पोरस होना चाहिए, कम कीमत का होना चाहिए। देखो अहीरा भैया ऐसा है, हर बार कम कीमत नहीं देखा जाता। इंसुलेटर का पैसा अगर तुम कम खर्च करना चाहोगे तो होगा ये कि थोड़े दिनों में इंसुलेशन जल जला जाएगा, और वो जल गया तो तुम्हारे घर में जल जला आ जाएगा। तो अपन ये चाहते हैं कि इंसुलेशन जो है वो बर्न ना हो कभी भी, और बर्न नहीं होने के लिए सस्ता होगा तो वो शायद हो सकता है कि जल जाए, सस्ता नहीं होना। गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई रेजिस्टिविटी, लाइट वेट। फिर से अहीरा एक तो कम कीमत वाली बात कर दी और एक लाइट वेट की ओर बात कर दी। आपने कभी पोर्सिलिन इंसुलेटर उठाया हाथ से? भाई डंबल की तरह काम करता है, बॉडी बन जाती है, इतना वजन में भारी होता है।
फेंक के सर पे मारो ना तो फेंक नहीं सकते, वहीं गिर जाएगा, इतना भारी होता है। जो डिस्क थ्रो होता है ना, उस वाली डिस्क से भी वजनी होता है वो। उठा के देखा कभी प्रैक्टिकली? शुड नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अच्छा, इजी एस्टेब्लिशमेंट, क्या क्या इंसुलेटर इजी एस्टेब्लिशमेंट क्या मतलब? कुछ भी? नो बाबा। शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर वेरिएशंस, इफेक्टिव डिजाइन। ओ हो। धवल जी कह रहे इफेक्टिव डिजाइन होनी चाहिए, दिखने में एकदम झकास होना चाहिए इंसुलेटर, मतलब देखते ही लोगों के मुंह से एकदम यूं निकल जाएगा, वाह क्या इंसुलेटर है, गजब। जमीन से तुम्हें दिखता तक नहीं है इंसुलेटर लगा हुआ, डिजाइन का क्या करना है? हार्ड होना चाहिए। ओहो भाई, प्रभु गलती हो गई प्रभु। आप लोगों से पूछ लिया इंसुलेटर की प्रॉपर्टी, क्या हार्ड क्या होना चाहिए इंसुलेटर? सॉफ्ट कब होता है यार? स्पंजी इंसुलेटर कहां होता है? कम ऑन। थोड़ा सा जो है वो, तुम लोगों ने भाई डिप्लोमा और बीटेक किया है, भूलो मत। इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा और बीटेक किया हुआ है तुम लोगों ने, हैं? इजी टू रिप्लेस। इंसुलेटर में ऐसा क्या है जो खराब होगा? और अगर खराब होगा तो फिर उसके बाद में रिप्लेसमेंट पूरी डिस्क। कभी सुना है तुमने कि ट्रांसमिशन लाइन में 5 दिन तक आपके घरों में लाइट नहीं आएगी क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर जो है उनको रिप्लेस किया जा रहा है? हुआ है क्या कभी ऐसा? होल्ड द कंडक्टर प्रॉपरली। वाह वाह, एकदम ढंग से पकड़े कंडक्टर को, इंसुलेटर को जाके पूछे हम, और भैया ठीक से पकड़े हो कि नहीं, कंडक्टर वंडक्टर छूट ना जाए, नीचे ना गिर जाए हमारा कंडक्टर। बस बस, छल्ली छल्ली हो गया है दिल। मैं बता देता हूं, अब कुछ प्रॉपर्टीज अच्छी थी, बाकी सब गुड़ गोबर था। सीखो यहां पे। प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? द अटर मोस्ट कंडीशन, हाई परमिटिविटी, दैट इज high dielectric strength. High permittivity, that is high dielectric strength. Should be able to withstand over voltage due to lightning and switching. Leakage current to earth should be minimum. साथ साथ में लिखते रहो, लीकेज करंट टू अर्थ शुड बी मिनिमम। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? उसके आगे की प्रॉपर्टीज में बोल देता हूं। हाई परमिटिविटी, दैट इज हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, शुड बी एबल टू विथस्टैंड ओवर वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग एंड स्विचिंग। लीकेज करंट टू अर्थ शुड बी मिनिमम। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखिए, हाई रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर वेरिएशंस। हाई रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर वेरिएशंस, हाई रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर वेरिएशंस। नेक्स्ट लिखिए, हाई रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर वेरिएशंस। नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट लिखिए, should not be porous, should not be porous, should not be porous,
should not be affected by gases present in atmosphere, should not be affected by gases present in atmosphere, should not be affected by gases present in atmosphere. नमस्कार। लिख लिया तो थम्स अप करो। ये प्रॉपर्टीज लिख तो ली, पर इनको समझेंगे अभी, देखना एकदम एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल के अंदर समझेंगे अपन कि ये क्यों लिखा गया है ना। हो गया? ओके, पहले पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। पहला पॉइंट अपन ने लिखा है कि हाई परमिटिविटी होनी चाहिए, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ईयरफोन को अंदर तक ठूंस लेना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगले आधे घंटे में आपको जो भी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने वाला हूं ये आपके लास्ट डे तक चलेगी ऑलमोस्ट। जो भी मैं टर्म्स अभी बताने वाला हूं ये पूरे पावर सिस्टम में बार बार कहीं ना कहीं काम में आएगा। मैं बेसिक भी बताने वाला हूं, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें भी बताने वाला हूं जो हमेशा याद होनी चाहिए, और बहुत ऐसी भी बातें बताने वाला हूं जो पूरे सिलेबस के दौरान आपको याद होनी चाहिए। इसलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? आप में से कई लोगों को प्रॉब्लम होती होगी, मुझे देखने में लग ही जाता है, तुम लोग जब कमेंट करते हो बेसिक 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 की दिक्कत है, तो आई नो दैट कि बेसिक जो है वो प्रॉब्लमेटिक है तुम्हारा। तो मैं ये सवाल पूछना भी नहीं चाहता कि क्या तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अंतर पता है, क्या तुम्हें एप्सिलॉन और म्यू का अंतर पता है, क्या तुम्हें एप्सिलॉन और म्यू का मीनिंग पता है, क्या तुम्हें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनता है, क्या तुम्हें ये पता है मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है, क्या तुम्हें ये पता है कि किसी भी फील्ड के स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, क्या तुम्हें ये पता है इंडक्टर किससे जुड़ा होता है, कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ होता है, इंडक्टर कौन सी एनर्जी बनाता है, कैपेसिटर कौन सी एनर्जी बनाता है, इंडक्टर की एनर्जी ज्यादा कब बनाएगा, कैपेसिटर एनर्जी ज्यादा कब बनाएगा। ये सारी की सारी बातें मैं एक साथ समझाने वाला हूं कंपैरिजन करते हुए। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के जीवन में दो ही तरीके का फील्ड होता है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के जीवन में दो ही तरीके का फील्ड होता है। पहला वाला फील्ड होता है, मैं कंपैरिजन करते हुए बता रहा हूं, आप आराम से सुने इसको, है ना। ठीक है दादा? एक होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है इंडक्टर के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है कैपेसिटर के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है चालक में करंट के प्रवाहित होने पर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनता है वोल्टेज के अप्लाई करने पर। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका वैल्यू 1/2 Li² के रूप में लिखा जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे 1/2 CV² के रूप में लिखा जाता है। यहां पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि इंडक्टेंस का मान कितना है, और इंडक्टेंस का मान N∅I होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एनर्जी ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो तो इंडक्टेंस का मान बढ़ाना पड़ेगा, और इंडक्टेंस का मान बढ़ाने के लिए फ्लक्स का मान ज्यादा होना चाहिए। यहां पर अगर एनर्जी आप ज्यादा स्टोर करना चाहते हैं तो सी के लिए सी का फॉर्मूला ε/A/d होता है। कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा उतना एनर्जी स्टोर करेगा, और कैपेसिटेंस ज्यादा होने के लिए एप्सिलॉन का ज्यादा होना चाहिए। अब मैं एक तरफ की पूरी लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं दूसरी तरफ की लाइन पर आऊंगा। कंपैरिजन कर रहा था अभी तक मैं। अब अगर आप चाहते हैं कि फ्लक्स का मान ज्यादा हो तो आपको B/A, फाई बराबर B/A होता है। B होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का डेंसिटी, जिसका वैल्यू होता है Weber/मीटर स्क्वायर, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। दोनों आपस में कट जाएंगे तो बचेगा वेबर। तो अगर आप चाहते हैं फ्लक्स ज्यादा हो तो फ्लक्स का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं फ्लक्स का डेंसिटी ज्यादा हो तो फ्लक्स के डेंसिटी का फॉर्मूला होता है B बराबर μ0 μr/h। तो अगर आप चाहते हैं B ज्यादा हो तो म्यू आर का मान ज्यादा होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा है म्यू, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है एप्सिलॉन।
अब मैं अगर बात करूं यहां पर कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी ज्यादा रहे तो म्यू आर बढ़ाना पड़ेगा, म्यू आर से बी बढ़ेगा, बी से फाई बढ़ेगा, फाई से एल बढ़ेगा और एल से आपका एनर्जी बढ़ेगा। ये जो एनर्जी यहां मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है वो फ्लक्स के रूप में स्टोर होती है। किसके रूप में स्टोर होती है? फ्लक्स के रूप में। अब आपको मैं उदाहरण से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लीजिए आपके पास में कोई ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कोई ट्रांसफॉर्मर है और इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो है हमारे पास में दो तरीके की वाइंडिंग है। एक तो हमारे पास वाइंडिंग है प्राइमरी साइड की वाइंडिंग और एक हमारे पास में सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग। इस तरीके से प्राइमरी साइड में जब आप सप्लाई देते हैं, कौन सी? एसी सप्लाई देते हैं। तो एसी सप्लाई का नेचर कैसा होता है? समय के साथ बदलता हुआ। तो समय के साथ बदलते हुए नेचर की जब आप सप्लाई किसी कुंडली को देते हैं तो इसके अंदर एक फ्लक्स पैदा होता है, वो भी समय के साथ बदल रहा होता है। मैंने आपको क्या कहा? करंट से एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने यहां पर इस कुंडली के अंदर क्या दिया? करंट दिया, करंट का सप्लाई दिया। जैसे ही करंट यहां पर सप्लाई हुआ, करंट की वजह से क्या बना? करंट के बहने की वजह से एक फ्लक्स बना। करंट के बहने की वजह से क्या बना? एक फ्लक्स बना। ये फ्लक्स जो यहां पर बना है, इस फ्लक्स का काम होता है यहां से निकलकर प्राइमरी साइड से और सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग के साथ में जुड़ना, लिंक करना। और इसके लिए यहां पर अपन इस काम को अंजाम देने के लिए हम यहां पर आयरन के कोर का प्रयोग करते हैं। आपको अगर कॉलेज का थोड़ा बहुत भी याद है कि ट्रांसफार्मर में एक कोर होती है, दो वाइंडिंग होती है, बस मेरे लिए उतना काफी है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोगों को, मैं आप लोगों को म्यू की वैल्यू समझा रहा हूं, म्यू और एप्सिलॉन की, बाकी बातें नहीं कर रहे हैं अपन, किसकी जो है वो इंपॉर्टेंस सीखना चाह रहे हैं? म्यू और एप्सिलॉन की। तो किसी भी जगह म्यू का मान क्या दर्शाता है? ये आपकी आयरन की कोर है, इसका काम है प्राइमरी से सेकेंडरी में फ्लक्स को ट्रांसफर करना। इस आयरन के कोर की जो कैपेसिटी है वो रिप्रेजेंट करी जाती है एप्सिलॉन आर से। याद करिए, आप लोग जब मशीन पढ़ते हैं, कॉलेज में भी आपने पढ़ा होगा, तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या है। आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन होती है कि उसमें एप्सिलॉन आर का मान अनंत होना चाहिए। एप्सिलॉन आर का मान अनंत क्या दर्शाता है सर? एप्सिलॉन आर का मान अनंत होना यह दर्शाता है कि जितना भी फ्लक्स प्राइमरी ने पैदा किया, सारा का सारा मैं सेकेंडरी साइड में लेके चला जाऊंगा। यानी कि कितना भी फ्लक्स तुम दो, मैं प्राइमरी से सेकेंडरी में ले जाऊंगा। पर असल में ऐसा कभी होता नहीं है। हर पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ होता है, उसके द्वारा फ्लक्स को ढोने की या फ्लक्स को कैरी करने की एक फिक्स कैपेसिटी होती है, और ये कैपेसिटी जो है वो रिप्रेजेंट करी जाती है बीएच कर्व के द्वारा। अब ये जो बीएच कर्व होता है, इस बीएच कर्व के अंदर आप लोगों ने देखा होगा सैचुरेशन आ जाता है। एक लेवल के बाद में क्या आ जाता है? सैचुरेशन। मान लीजिए ये आपके पास में बीएच कर्व है, तो ये कोर आपकी मैग्नेटाइज होती है, फिर डीमैग्नेटाइज होती है, फिर नेगेटिव साइकिल के अंदर इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो ये आपकी कोर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सैचुरेट हो गई। आप कितना भी मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ाइए, इसका जो डेंसिटी है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि म्यू आर लिमिटेड हो जाता है, म्यू आर उससे ज्यादा नहीं हो सकता। म्यू आर जब ज्यादा नहीं हो सकता, इसका एक फिक्स मान है, तो ये मैग्नेटाइज भी एक फिक्स मान तक होता है, उसके बाद मैग्नेटाइज नहीं होता। यानी उससे ज्यादा फ्लक्स ये प्राइमरी से सेकेंडरी में नहीं ले जा सकता। तो इसका मतलब किसी भी पदार्थ के अंदर म्यू किसको, किस चीज को दर्शाता है? जिस प्रकार आप लोगों के वजन उठाने की एक क्षमता है, जिस प्रकार आप लोगों के पढ़ने की लगातार क्षमता है कि 2 घंटे पढ़ सकते हैं, जिस प्रकार आपके खाने ठूसने की एक क्षमता है। हाँ, मान लिया कि तुम लोगों के खाने ठूसने की क्षमता अपरंपार है, तुम जितना खिलाओ उतना खा लोगे, पर फिर भी एक क्षमता तो है, एक लिमिट के बाद तो कहोगे ना कि अब मर जाएंगे, अब खा नहीं पाएंगे, तो वो भी एक क्षमता है तुम्हारी। तो इसी प्रकार से किसी भी चुंबकीय पदार्थ के द्वारा अपने अंदर से फ्लक्स की लाइनों को पार कराने की भी एक क्षमता होती है, और उसी क्षमता को क्या कहते हैं? म्यू आर कहा जाता है। यानी ये जो म्यू आर है, ये किस पे डिपेंड करता है?
डिपेंड अपॉन मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। इसको क्या कहते हैं? इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी कहा जाता है। और म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कहा जाता है, जिसका वैल्यू कितना होता है? बताओ मुझे, कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷। क्लियर? शुभम, हद से बाहर कमेंट नहीं। बिहेव और मिसबिहेव में बहुत ही पतली लाइन का फर्क होता है ना? आप पढ़ने के लिए आए हैं तो कमेंट सेक्शन में पढ़ाई से संबंधित मजाक करें, अदरवाइज नहीं, है ना? आपके वहां पर कमेंट डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि मेरे यहां पर एक ही ऑप्शन आता है ब्लॉक करने का, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो फ्लो मत तोड़ो यार, है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, फिर से रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किससे रिलेटेड होता है? इंडक्टर से। कभी भी इंडक्टर आए, मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए दिमाग में। इंडक्टर आए, करंट आना चाहिए दिमाग में। इंडक्टर आए, फ्लक्स आना चाहिए दिमाग में। एनर्जी 1/2 Li² आनी चाहिए। Li² ज्यादा कब होगी? जब L ज्यादा होगा। L ज्यादा कब होगा? जब फाई ज्यादा होगा। फाई ज्यादा कब होगा? जब B ज्यादा होगा। और B ज्यादा कब होगा? जब म्यू ज्यादा होगा। और म्यू क्या है? फ्लक्स को पार कराने की क्षमता। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के, मतलब जो लाइनें होती है, चुंबकीय क्षेत्र की लाइनें, फ्लक्स, उस फ्लक्स को पार करवाने की क्षमता, अपने अंदर में से पार कराने की क्षमता, उस पदार्थ की सापेक्ष पारगम्यता यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी कहलाता है। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो इस प्रकार से आइडियल ट्रांसफार्मर में अगर म्यू अनंत होता तो जितना फ्लक्स देते पार कर देता, पर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है। अब मैं अगर बात करूं यहां पर, अब अगर मैं बात करूं इस तरफ की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रिलेटेड होता है कैपेसिटर से और संबंधित होता है वोल्टेज से। कैसे? अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। यानी अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिक फील्ड में एनर्जी ज्यादा स्टोर हो, तो इसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर करने के लिए कैपेसिटेंस ज्यादा होना चाहिए, और कैपेसिटेंस के ज्यादा होने के लिए एप्सिलॉन ज्यादा होना चाहिए, और एप्सिलॉन के ज्यादा होने के लिए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर ज्यादा होना चाहिए, तब जाके एप्सिलॉन ज्यादा होगा। एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है? एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अरे यही तो लिखा है सर अभी अभी अपन ने, बिल्कुल इसीलिए इसको समझा रहा हूं। जब ये समझा रहा था तो इसको क्यों छोड़े, ये भी समझ ही लें। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी पदार्थ की रिलेटिव परमिटिविटी क्या दर्शाती है, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, और ये परमिटिविटी का मान अगर ज्यादा है या कम है तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, या इससे कैपेसिटेंस को क्या फर्क पड़ रहा है, और ये इंसुलेटर में क्यों पढ़ रहे हैं हम, इंसुलेटर का इन सबसे क्या लेना देना है, ये सब बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना, है ना? अगर मैं बात करूं एप्सिलॉन आर का ज्यादा होने से क्या होता है, तो एप्सिलॉन आर है क्या, पहले ये समझना जरूरी। एप्सिलॉन आर का मतलब यह होता है कि किसी भी परावैद्युत माध्यम के द्वारा अपने अंदर से विद्युत क्षेत्र की लाइनों को रोकने की क्षमता। यहां चुंबकीय क्षेत्र की लाइंस होती हैं, यहां विद्युत क्षेत्र की लाइनें होती हैं। इसमें एनर्जी फ्लक्स के रूप में स्टोर होती है, तो इसमें एनर्जी चार्ज के रूप में स्टोर होती है। जब आप किसी भी पर्टिकुलर चालक के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये मैंने बता रखा है आपको पहले भी, जब किसी भी चालक पर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनों को रोकने के लिए, पकड़ कर रखने के लिए हमें उसके ऊपर इंसुलेशन करना पड़ता है, और वो इंसुलेशन की क्षमता एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित की जाती है। अगर किसी भी पदार्थ की, ये किस पर डिपेंड करती है ये भी लिख देता हूं, डिपेंड अपॉन मीडियम। आपने कैसा मीडियम यूज किया, मान लीजिए आप लोगों ने एक मीडियम यूज किया है, यहां इस प्लेट के बीच में एक मीडियम यूज किया है, पराविद्युत माध्यम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसकी कैपेसिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एप्सिलॉन आर से। ये एप्सिलॉन आर है क्या, एप्सिलॉन आर पदार्थ का वो गुणधर्म है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनों को रोकने की क्षमता दर्शाता है।
तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनों को रोक पाएगा, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा चार्ज को होल्ड कर पाएगा। अब आप इसको ऐसे समझिए, एप्सिलॉन आर ज्यादा है तो एप्सिलॉन ज्यादा है, एप्सिलॉन ज्यादा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा है। कैपेसिटेंस क्या दर्शाता है? कैपेसिटेंस उन प्लेटों के मध्य कितना ज्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है उस क्षमता को दर्शाता है। तो कैपेसिटेंस ज्यादा है तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा है तो किस रूप में एनर्जी स्टोर हुई है? चार्ज के रूप में स्टोर हुई है मित्र। और अगर यहां इन प्लेटों के मध्य ज्यादा से ज्यादा चार्ज इकट्ठा हुआ तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इज नोन एज वोल्टेज। जितना ज्यादा चार्ज इकट्ठा होगा इन प्लेटों के मध्य, ज्यादा से ज्यादा चार्ज इकट्ठा होने पर इन प्लेटों के अक्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। रुक जाना, अभी ध्यान से सुनना, फ्लो तोड़ना मत है ना, सुनते रहना इस चीज को, सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए। अब देखो बाबा ध्यान से सुनना, इधर अपन बात करें इंसुलेटर की। किसकी बात कर रहे हैं? इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। मान लो, मैं इमेजेस के द्वारा बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि फ्लो बना हुआ है, मैं फोटो ढूंढूंगा उसमें समय लग जाएगा, इसलिए पहले ध्यान से देख लो। इधर मान लीजिए ये इंसुलेटर है आपके पास में, इस तरीके से। अब देखना, ये ऊपर क्रॉस आर्म है, ये मेटल के पिन है। कौन है ये? मेटल के पिन है। ये दो मेटल के पिन है और ये बीच में कौन है? इंसुलेटर है। देखो, दो मेटल के पिन और बीच में इंसुलेटर, दो मेटल की प्लेटें बीच में इंसुलेटर, दो मेटल की पिन बीच में इंसुलेटर। तो अपन इस चित्र को कैपेसिटर के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। दो धातुओं के बीच में पराविद्युत भर दो, यह कैपेसिटर का रूप ले लेगा। अब मेरी बात सुनो, जब आप कह रहे हैं कि इस इंसुलेटर का एप्सिलॉन आर का मान ज्यादा होना चाहिए, तो जब एप्सिलॉन आर इसका ज्यादा होगा तो इस एप्सिलॉन आर के ज्यादा होने से इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। और अगर इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो उस केस के अंदर इसके द्वारा जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो ज्यादा होगी। किस रूप में? चार्ज के रूप में। और चार्ज के रूप में एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या मिलेगा? उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो इसने वोल्टेज V अपने अक्रॉस दर्शाया, इसने अपने अक्रॉस V दर्शाया, तो नीचे चालक पर टोटल कितना वोल्टेज दे पाओगे? 2V दे पाओगे। तो अरे सर, इसका मतलब ये हुआ कि चालक पर जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वो ऊपर इंसुलेटर कैपेसिटेंस बना करके या कैपेसिटर बना करके अपने अंदर उस चार्ज को स्टोर कर लेता है कि भाई मैं इसको चार्ज को जाने नहीं दूंगा अपने अंदर से, तो वो जाने नहीं देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को पार नहीं होने देगा, इसका मतलब करंट नहीं फ्लो होने देगा। समझ रहे हो तुम इस बात को? एक इंसुलेटर, एक पराविद्युत, ये काम करता है कि वो अपने अक्रॉस वोल्टेज को होल्ड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनों को रोकता है, चार्ज को स्टोर करता है, अपने अक्रॉस वोल्टेज प्रदर्शित करता है। ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस और नो? यस और नो? समझ में आया तो फटाफट से एक बार दो चार एकदम इमोजी भेजो ताकि मेरे को समझ में आए कि हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है। यस और नो? तो याद करो वो दिन, याद करो वो दिन, वो घड़ी, वो पल, वो लम्हा, वो क्षण, जिस क्षण, जिस पल, जिस लम्हे में मैंने तुम्हें ये बताया था। क्या बताया था? मैंने ये इस कॉन्सेप्ट से तुम्हें रूबरू करवाया था कि भाई, भाई वोल्टेज जो है ना भाई, वो भाई इंसुलेशन से रिलेटेड होता है। बताया था कि नहीं बताया था? याद करो सिंगल लाइन डायग्राम की वो दिन, तीसरी क्लास पावर सिस्टम की, उसमें मैंने ये लिखवाया है। और मैंने ये भी लिखवाया भाई कि करंट जो है ना वो क्रॉस सेक्शन एरिया से संबंधित होता है। लिखाया था, मैंने कहा था मैं आगे चल के साबित करूंगा कि वोल्टेज बढ़ाने पर इंसुलेशन क्यों बढ़ाना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा तो उसको रोकने के लिए बंदा भी ताकतवर चाहिए, और बंदे की ताकत जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकेगा, किसके द्वारा प्रदर्शित की जा रही है? एप्सिलॉन आर के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। इसीलिए हमने कहा कि एप्सिलॉन आर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज को होल्ड कर सके, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन से ज्यादा वोल्टेज और कहां पर है? समझे कि नहीं? अरे ये सुनो, क्लियर है सबको? तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या लिखा है? हाई परमिटिविटी दैट इज हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यही एप्सिलॉन आर उस पराविद्युत माध्यम के सामर्थ्य को दर्शाता है।
क्या तुम ऐसे ही बेसिक की बात कर रहे थे? हैं भाई बेसिक वालों, क्या तुम ऐसे ही किसी बेसिक की बात कर रहे थे कि बेसिक चाहिए, बेसिक चाहिए, बेसिक चाहिए, बेसिक चाहिए, बेसिक के बगैर नहीं होगा कुछ? हैं? मैंने क्या कहा था? मेरे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जिस भी सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए होगा मैं खुद दूंगा, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि तुम्हें कुछ नहीं आता। तो ये आपको हर टॉपिक के साथ महसूस होगा, चिंता मत करिए। मैं यूं ही नहीं कहता कि रगों में महसूस कराऊंगा, नैनो पार्टिकल की तरह घुसा दूंगा मैं अंदर, चिंता मत करो तुम। चलें आगे। पहला पॉइंट क्लियर किया है, धागा खोल दिया पहले का। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से देखना। दूसरा पॉइंट बहुत ही ध्यान से, समय लगेगा इसमें, मैंने पहले ही कह दिया कि आधा घंटा पौन घंटा ध्यान से सुनना। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि वो ऐसा होना चाहिए जो विथ स्टैंड, मतलब सहन कर सके क्या? ओवर वोल्टेज। ठीक है, किसकी वजह से? बिजली गिरने की वजह से और स्विचिंग की वजह से। अब एक बात बताओ तुम, बिजली गिरने की वजह से कितना वोल्टेज पैदा होता है, क्या ये कभी नापा जा सका है? नहीं। तो जब बिजली गिरने से उत्पन्न होने वाले वोल्टेज को कभी नापा ही नहीं जा सका, तो हमारा इंसुलेटर उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे कैसे? तो फिर क्या करें, लिखा क्यों हमने? इसका इलाज अगली हेडिंग में समझाऊंगा। इस हेडिंग में अपन उस हेडिंग को नहीं घुसेड़ेंगे, क्योंकि उस हेडिंग का कंसेप्ट अलग है और इस हेडिंग का कंसेप्ट हालांकि उस हेडिंग से मिलता जुलता है, और उस हेडिंग को अभी अपन पढ़ लेंगे तो इस हेडिंग का तात्पर्य जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि जब इसको अलग हेडिंग में पढ़ना है तो इस हेडिंग में उसको मिलाने से कोई मतलब नहीं है। समझ रहा है ना मैं कौन सी हेडिंग की बात कर रहा हूं? हाँ, ऐसे समझना तुम इसको। तो बिजली गिरने वाला कंसेप्ट अगली हेडिंग में देखेंगे, अभी अपन दूसरा कंसेप्ट देख लेते हैं। दूसरा कौन सा लिखा है, ये रहा यहां पे, लाइटनिंग के साथ एक क्या वर्ड लिखा है? स्विचिंग लिखा है। स्विचिंग। स्विचिंग क्या होता है, इस स्विचिंग को अपन समझने वाले हैं। समझ रहे हो इसको? हाँ, ये वाला स्विचिंग। तो हमारा इंसुलेटर ऐसा हो जो सहन कर सके ओवर वोल्टेज स्विचिंग की वजह से। लाइटनिंग वाला आगे पढ़ेंगे, स्विचिंग क्या है वो समझा रहा हूं। मान लो, मान लो तुम रात के अंधेरे में 2 बजे उठे अपने कमरे में, अपने पलंग से। कमरे का दरवाजा जो है वो आधा खुला था, तुम्हें बहुत तेज प्यास लगी और तुम अपने बिस्तर से नीचे उतरे। जैसे बिस्तर से नीचे उतरे, तुमने पैर नीचे रखे, तुमने तुरंत पैर ऊपर कर लिए। ठंड का माहौल है भाई, पैर ठंडा गए होंगे ना एकदम से। तो तुमने अंधेरे के अंदर जो है फोन से टॉर्च वॉर्च मार के चेक किया, चप्पल कहाँ है? चप्पल दिखा, चप्पल पहना, फिर फोन रखा और चौक की तरफ निकले। जैसे ही तुम चौक की तरफ निकले, तुमने गेट को ऐसे खोला, वो चूं करके गेट खुला और तुम्हें अचानक से ऐसे लगा कि पीछे से पायल की आवाज आई, छन 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 ऐसे करके। फिर क्या हुआ? तुमने अचानक कुछ ऐसा देखा कि वो पायल की आवाज भी तुमने इग्नोर कर दी। तुमने बोल दिया ओ स्त्री कल आना। तुम गए, तुमने देखा कि अरे लाइट चालू पड़ी है किचन की। तो मम्मी की आवाज सुनाई दी तुम्हें बैकग्राउंड में, एकदम सपने में, बिजली का बिल कौन भरेगा, लाइट बंद करो। तुम तुरंत भागे भागे गए, तुमने उस लाइट को एकदम फट से बंद किया, एकदम जब बटन को जोर से ठोक के मारा, खट से। जैसे तुमने उस बटन को ठोक के मारा, तुम्हें उसके पीछे एक चमक, एक चिंगारी, एक स्पार्क नजर आई। और फिर तुमने ऐसा सोचा कि यार मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है 3 साल, और मैंने ऐसे घर में बहुत बार ऐसे बटनों को खट खट करके ठोका है, और जितनी बार मैंने बटन को ठोका है उसके पीछे चिंगारी पैदा हुई, स्पार्किंग पैदा हुई। तुम में से कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है, पहले मुझे कमेंट में बताओ। आज उस राज से मैं हमेशा के लिए पर्दा उठा दूंगा। कौन से राज से? वो नहीं कि वो छमछम की आवाज किसकी थी, वो मेरे को नहीं पता भाई, तुम जानो तुम्हारे छमछम की आवाज किसकी थी। सर डराओ नहीं, अकेले सोता हूं रात में। अरे अकेलापन सबसे बड़ा साथी होता है यार, तुम समझो इस बात को। देखा है तुम लोगों ने? देखा है नहीं देखा है? देखो उसके उस राज से पर्दा उठा रहा हूं, उस राज से। 2 नंबर पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज फोकस। ये तुम्हारे घर का इंडक्टेंस है। कौन है? इंडक्टेंस है, ठीक है। और ये एक स्विच है जिसको तुम ठोकते रह जाओ, खट 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 खट।
ये इंडक्टेंस स्विच के साथ नहीं लगा हुआ है, ये तुम्हारे पूरे घर का नेटवर्क जो स्विच से जुड़ा हुआ है, उस पूरे नेटवर्क का इंडक्टेंस मैंने यहां पर बना दिया। ये स्विच पहले चालू था, क्लोज था, कनेक्टेड था। तो स्विच जब क्लोज था तो एक करंट थी, स्विच जब क्लोज था एक करंट थी तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप भी था, सब कुछ सामान्य चल रहा था, जीवन में सब अच्छा चल रहा था। फिर तुम्हें वो स्विच चालू दिखा तो तुम्हारे मन में खुरापात आई कि मैं इसको खट से ठोक करके फट से बंद कर दूंगा। समझे कि नहीं? तो तुमने जब उसको खट से ठोका और उसको फट से बंद कर दिया, मैं उल्टा बोल के जाता थोड़ा सा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, ध्यान से सुनना। ये स्विच पहले क्लोज था, अबे लाइट चालू थी ना, चालू थी तो बंद किया ना तुमने, तो चालू थी तो स्विच क्लोज होना चाहिए ना पहले। तो स्विच पहले क्लोज था और तुमने उसको खट से बंद किया, मतलब कह तो सही रहा था, मैंने तीर का निशान थोड़ा गलत बना दिया। तो खट से उसको बंद किया मतलब ओपन किया स्विच को। अब ये ठहरा इंडक्टर, एकदम मिश्रा जी की तरह ढीठ, बिल्कुल कतई न बोला कि हम कैसे कैसे हम अपनी करंट को बंद करने दे भैया, इंडक्टर हूं मैं, सदैव धारा के परिवर्तन का विरोध करूंगा। धारा जीरो नहीं हो सकती, करंट जीरो नहीं हो सकती, मैं करंट को जीने होने नहीं दूंगा, अच्छा करंट को जीरो होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो वही बात करंट के साथ है। तो ये कह रहा है कि मैं करंट को जीरो होने नहीं दूंगा, तो कैसे नहीं होने देगा भाई, ऐसे कैसे नहीं होने देगा, इतनी औकात तेरी? इंडक्टर ने कहा यस है, दिखाऊं क्या, दिखाऊं क्या? उन्होंने कहा दिखा। तो हुआ ये कि जैसे ही तुमने इस स्विच को क्लोज कंडीशन से ओपन किया, क्लोज कंडीशन से ओपन किया, करंट जो है वो जीरो हुई। और करंट जीरो हो नहीं सकती अचानक से, क्योंकि इंडक्टर की ऐसी प्रवृत्ति है। तो इसको ये शक्तियां किसने बताई कि तेरे में ये क्षमता है, तू ये ऐसा कर सकता है? लेंज भैया ने बताई। लेंज भैया ने, क्या बात कर रहे हो? लेंज भैया ने यहां क्या बताया? लेंज भैया ने बताया कि जैसे ही तुम्हारे अंदर धारा का परिवर्तन हो, तुम अपनी क्षमता के हिसाब से, इंडक्टर एल, इंडक्टेंस उसकी क्षमता, इंडक्टर की इंडक्टेंस एल, अपनी क्षमता के हिसाब से एक वोल्टेज पैदा करो, विद्रोह करो, वोल्टेज पैदा करके विद्रोह करो। कैसे विद्रोह करना है? विद्रोह ऐसे करना है कि इसकी पोलैरिटी ऐसी थी, तो ये क्या करेगा, फट से अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर लेगा, फट से। तो ये अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा, तो ऐसे प्लस और माइनस, पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव एक वोल्टेज बनाएगा, और ये वही वोल्टेज है जो मैंने नीचे लिखा, V बराबर LdI/dt। ध्यान से देखना घटनाक्रम कैसे चल रहा है। धारा का मान मान लीजिए 100 एम्पियर है, तुम्हारे घर में इतनी नहीं है, मैं संचरण लाइन की बात कर रहा हूं, ट्रांसमिशन लाइन में स्विचिंग कर रहे हो आप, है ना? तो ट्रांसमिशन लाइन में स्विचिंग कर रहे हो तो धारा का मान 100 एम्पियर से जीरो हुआ। अच्छा, उस स्विच को खट से ठोक करके और फट से बंद करने में समय कितना लगता है? सेकंड से भी छोटा समय ना, फट से कर दिया ना तुमने, तो मान लीजिए कि तुम्हें मिली सेकंड का समय लगा। और इंडक्टर जो है वो 1 हेनरी का है, मात्र 1 हेनरी का है। 1 हेनरी तो काफी ज्यादा हो जाता है, फिर भी मैंने बोलने में 1 हेनरी मात्र बोल दिया, ठीक है। एग्जाम्पल में इसलिए ऐसे ले रहा हूं 1 ताकि गणना आसान हो, हमें कंसेप्ट सीखना है ना, गणना से क्या करना है। तो 100 से करंट जीरो हुई, मिली 10 की घात -3 है, -3 ऊपर जाएगा तो 10 की घात 3 होगा, 10 की घात 3 और 10 की घात 2 कितना हो गया, 10 की घात 5, और 10 की घात 5 का मतलब 1 2 3 4 5 वोल्ट का मतलब वोल्टेज पैदा हो गया 1,00,000 वोल्ट। ओ दैया क्या बात कर दी हो, हे बा माता जी, 1,00,000 वोल्ट, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से देख रहे हो तुम, नहीं देख रहे हो तुम, ध्यान से नहीं देख रहे हो तुम, यहां ध्यान से देखो। ये जो 1,00,000 वोल्ट पैदा हुआ है, ये इस इंडक्टर में देखो, ये नेगेटिव पोलैरिटी तो यहां आ गई, कहां आ गई सर? ये नेगेटिव पोलैरिटी तो यहां लगी हुई है, हाँ सर बिल्कुल, ये तो इस नेगेटिव यहां लिखूं यहां लिखूं एक ही बात है। और ये जो पॉजिटिव है, ये सर्किट कंप्लीट करके यहां पर आरोपित होगा, बिल्कुल सर बिल्कुल, यहां आरोपित होगा। तो अब करना क्या है इसका, अभी मैं बताता हूं करना क्या है इसका। ये गणना थोड़ी सी साइड में पटकनी है, ठीक है सर, साइड में काहे पटक दियो? अरे अभी बताता हूं मैं काहे पटक दिए, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो,
V बराबर LdI/dt। तो ये वोल्टेज ये वाला है। तो ये माइनस यहां आ गया, ये प्लस, नेटवर्क कैसे ही ना कैसे पूरा तो होगा, ये प्लस यहां आ गया। तो ये वोल्टेज जो पैदा हुआ 1 लाख, आप याद रखिएगा हमेशा वोल्टेज हमेशा ओपन सर्किट के अक्रॉस अप्लाई होता है। किसके अक्रॉस? ओपन सर्किट के अक्रॉस। अभी अभी तुमने ओपन क्या किया है? तुमने खट से ठोकर फट से जो स्विच ओपन किया है, ये रहा ओपन सर्किट। इस ओपन सर्किट के अक्रॉस, इस ओपन सर्किट के अक्रॉस ये वोल्टेज लगेगा ऐसे ऐसे, प्लस माइनस। और ये वोल्टेज जब यहां पर अप्लाई होगा, कितना? 1 लाख वोल्ट का। 1 लाख वोल्ट का जब ये वोल्टेज अप्लाई होगा ना बाबा, तो जलजला आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ये एयर गैप इस वोल्टेज को सहन नहीं कर पाएगा, और सहन नहीं कर पाएगा तो इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, और आयोनाइजेशन हो जाएगा। इंडक्टर अब पहले की भांति नहीं रहा है, अब ये सोर्स बन गया है, और सोर्स बनने के बाद पॉजिटिव टर्मिनल से सोर्स के करंट निकलती है, और ये निकल करके परिपथ पूरा करके इधर से घुसेगी, और आज भी उसी दिशा में बहेगी जिस दिशा में पहले, आज भी उसी दिशा में बहेगी जिस दिशा में पहले बह रही थी। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल हिमांशु, सही बात, ये सोर्स की तरह वर्क करेगा। अब हुआ क्या? अब हुआ क्या? हुआ ये मित्र, बहुत कुछ हुआ है वैसे। हुआ ये कि जैसे इंडक्टर ने पोलैरिटी चेंज करी, ये अब सोर्स बन गया है। सोर्स का काम है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को निकालना, और ये यहां पर है। अब तुमने उस रात एक चीज और अनुभव करी, उस रात तुमने एक चीज और अनुभव करी। तुमने ये सोचा कि यार ये स्पार्किंग जो पैदा हुई है, ये तो थोड़ी देर में गायब हो गई, तनिक देर में, थोड़ी सी देर में इट इज वैनिश्ड, फिनिश्ड, गायब। तो ये स्पार्क गई कहां? ये गायब कैसे हो गई? ये कंटिन्यू क्यों नहीं थी वहां पे? थोड़ी सी देर बाद में क्यों गायब हो जाती है? उसका कारण यह है कि एक इंडक्टर जो है, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर करी है वो फिक्स है। ये जब सोर्स बन जाता है तो ये थोड़ी सी देर ही उस एनर्जी को डिलीवर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि परिपथ में बैठे हैं गुंडे, रेजिस्टेंस नाम के गुंडे। जैसे ही धारा उनसे गुजरती है वो धुआं उड़ाते हैं, पावर लॉस करते हैं। तो इसने कुछ पावर भेजी परिपथ में, और रेजिस्टेंस ने हीट के रूप में डिसिपेट कर दी, तो इसकी एनर्जी घट के जीरो हो गई। घट के जीरो हो गई तो ये वोल्टेज घट के जीरो हो गया। ये वोल्टेज घट के जीरो हो गया तो यहाँ आयोनाइजेशन खत्म हो गया, और ये आयोनाइजेशन खत्म हो गया, इसका मतलब चिंगारी गायब हो गई। तो जो स्पार्किंग आपको नजर आती है ना, एक्चुअल में वो इंडक्टर अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है नेटवर्क के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर। समझ पा रहे हो इस बात को? पर प्रॉब्लम हमें क्या है? हमें प्रॉब्लम ये है कि स्विच के अक्रॉस बहुत ही हाई वोल्टेज पैदा हो रहा है। स्विच के अक्रॉस बहुत ही हाई वोल्टेज पैदा हो रहा है। अब मैं तुम्हें पावर इलेक्ट्रॉनिक का भी एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना। पावर इलेक्ट्रॉनिक का भी एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। तुमने पावर इलेक्ट्रॉनिक में ये अपने फ्री व्हीलिंग डायोड का नाम सुना है? किसने सुना है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्री व्हीलिंग डायोड का नाम, फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सुना है क्या? नहीं सुना है? नहीं सुना है तो फिर तो छोड़ो। किसी ने सुना है तो मैं बताऊं। वो फ्री व्हीलिंग डायोड असल में काम क्या करता है यहां समझा रहा हूं। जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया जाता है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड आपके जो भी स्विचिंग डिवाइसेस हैं, एससीआर है, मॉसफेट है, जेएफईटी है, आईजीबीटी है, इन सारे के सारे स्विचिंग डिवाइसेस के अक्रॉस ये इंडक्टर जब हाई, अभी तो ये तो साधारण स्विच है, ये अगर एससीआर होता और इतना हाई वोल्टेज ये पैदा करता तो एससीआर बर्न हो जाता, जल जाता, मर जाता, मिट जाता, फना हो जाता। तो उस एससीआर को, स्विचिंग डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन यहां पर एक डायोड जोड़ देते हैं रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में एक डायोड जोड़ देते हैं। देखो जब यहां पर आप लोगों ने सप्लाई कनेक्ट कर रखी है तो देखो इस प्लस से ये नेगेटिव और इस माइनस से ये पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस है। पर जैसे ये पोलैरिटी बदलेगा, जैसे इसने पोलैरिटी बदली, पोलैरिटी के बदलते ये नेगेटिव यहां कनेक्ट हुआ और ये पॉजिटिव यहां कनेक्ट हुआ, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये करंट इसके थ्रू
इस शॉर्ट सर्किट के थ्रू बहने लगेगी और इस स्विच के अक्रॉस वोल्टेज पैदा नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाता है। तो स्विच के अक्रॉस वोल्टेज जीरो होगा तो स्विच तो बच गया, और ये करंट जो है वो रेजिस्टेंस हीट के फॉर्म में डिसिपेट करके एनर्जी को खत्म कर देगा। क्लियर? तो इस वजह से फ्री व्हीलिंग डायोड इस स्विच को प्रोटेक्ट कर लेता है। करंट इस इंडक्टर से निकलेगा और इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू वापस इसमें घुस जाएगा और नेटवर्क में ऐसे सर्कुलेट करता रहेगा। और ये चूंकि यहां पर शॉर्ट सर्किट हो रखा है, तो इस शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस यहां पर वोल्टेज जीरो रहेगा। अब सुनो, ये तो स्विचिंग ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट हुआ। अभी तक तो मैंने ये सिखाया स्विचिंग ओवर वोल्टेज होता क्या है। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ये जो स्विचिंग ओवर वोल्टेज यहां लिखा है, इसका मेरे इंसुलेटर से क्या लेना देना, मेरी ट्रांसमिशन लाइन से क्या लेना देना। तो देखो, तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन एक परिपथ को सप्लाई कर रही है करंट या पावर। तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन किसी ना किसी नेटवर्क को सप्लाई कर रही है। तुम्हारी लाइन का भी इंडक्टेंस है, जिस नेटवर्क को सप्लाई कर रही है उसका भी इंडक्टेंस है। और इस ट्रांसमिशन लाइन से जुड़े हुए जो लोड हैं वो बार बार कनेक्ट भी होते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं। तो जब एक ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा हुआ लोड डिस्कनेक्ट होता है तो उस ट्रांसमिशन लाइन में थोड़ी सी देर के लिए वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बूस्ट हो जाता है, और उस वोल्टेज को कहा जाता है स्विचिंग ओवर वोल्टेज। लाइन में स्विचिंग के करने से उत्पन्न होने वाला ओवर वोल्टेज। और आपकी ट्रांसमिशन लाइन में उत्पन्न होने वाले इस ओवर वोल्टेज को इंसुलेटर को सहन करना पड़ेगा, वरना वो मरेगा। समझ पा रहे हो इस बात को? अब यहां पर एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। देखो, एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, पूरे पावर सिस्टम में जब तक अपनी क्लास चलेगी, मैं हर टॉपिक के अंदर हर चीज को समझाने के बाद एग्जाम में पूछे गए या पूछे जा सकने वाले सवाल बोलूंगा। आप अगर ध्यान से सुनते हैं और अगर आप अच्छे नोट्स बनाते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि आप मेरे इन सवालों को भी किसी कॉपी में लिखते हैं, क्योंकि डेली क्लास में मैं 10-15 क्वेश्चन तो बताऊंगा ही बताऊंगा। जब तक पावर सिस्टम खत्म होगा 500 सवाल तो मैं मुंह से बोल चुका हूंगा। वो 500 सवाल अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में उनमें से भी क्वेश्चन सेम देखने को मिल जाएंगे आपको, ये भी गारंटी। तो एक सवाल आता है, ध्यान से सुनना। सवाल आता है कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, सवाल क्या आता है कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो आपका वोल्टेज सॉरी ट्रांसमिशन लाइन में जो आपका इंसुलेशन डिसाइड होता है, ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेशन डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है इंसुलेशन, वो किस वोल्टेज के हिसाब से किया जाता है? ट्रांसमिशन लाइन में डिसाइड किया जाने वाला इंसुलेशन किस वोल्टेज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है? ये क्वेश्चन है। अब ऑप्शन बता रहा हूं। ऑप्शन है पहला, रेटेड वोल्टेज के हिसाब से। रेटेड वोल्टेज जो आपके ट्रांसमिशन लाइन का होता है, उस रेटेड वोल्टेज के हिसाब से आप लाइन का इंसुलेशन डिजाइन करते हैं। दूसरा, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो इंसुलेशन डिजाइन होता है वो स्विचिंग ओवर वोल्टेज के हिसाब से डिसाइड होता है। स्विचिंग ओवर वोल्टेज के बाद में तीसरा ऑप्शन है लाइटनिंग ओवर वोल्टेज के हिसाब से डिसाइड होता है। और लाइटनिंग ओवर वोल्टेज के बाद में अगला ऑप्शन है, लाइटनिंग ओवर वोल्टेज के बाद में अगला ऑप्शन है किसी भी वोल्टेज के हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है। किसी भी ओवर वोल्टेज के हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है। ये मान लीजिए आपके पास सवाल है, ये ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यह है इंसुलेशन का स्तर, ये इंसुलेशन आपने लगाया है। तो ये इंसुलेशन आपने किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के हिसाब से लगाया होगा। ये वोल्टेज कौन सा है? क्या ये वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज है जो सिस्टम का होता है? क्या ये वोल्टेज स्विचिंग ओवर वोल्टेज है? क्या ये लाइटनिंग ओवर वोल्टेज है? क्या ये कोई भी हो सकता है? एनी ऑफ दीज, ये सवाल है। किसके हिसाब से हम इंसुलेशन को डिजाइन करेंगे? तो इसका आंसर होना चाहिए स्विचिंग ओवर वोल्टेज। क्यों? नॉर्मल वोल्टेज से स्विचिंग ओवर वोल्टेज हमेशा ज्यादा होगा। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा है कि लाइटनिंग ओवर वोल्टेज के हिसाब से हम सिस्टम को डिजाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें ही नहीं पता कि बिजली गिरने पर कितना वोल्टेज पैदा होता है। तो एनी ऑफ दीज भी नहीं हो सकता।
तो ट्रांसमिशन लाइन में जो ये इंसुलेटर लगाए जाते हैं ये हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं? स्विचिंग ओवर वोल्टेज के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? स्विचिंग ओवर वोल्टेज के अकॉर्डिंग लगाते हैं। आगे बात समझ में? यस और नो? क्लियर है कि नहीं है सबको? अरे बोलो रे भाई, क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सर क्लियर है। क्लियर है तो फिर मौज करो। अब क्या प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ेंगे। 3 नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है लीकेज करंट कम से कम होनी चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन में जो लीकेज करंट ग्राउंड हो रही है उसका मान कम से कम होना चाहिए। तो देखो भाई, ये तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन है। मैं यही प्रैक्टिकल इमेज के थ्रू समझा देता हूं। 3 नंबर पॉइंट, ये तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन है। इस ट्रांसमिशन लाइन में यहां पर जो ये वोल्टेज है ये कौन सा वोल्टेज है मुझे ये बता दो तुम। इस पर्टिकुलर बिंदु पर कौन सा वोल्टेज है? याद करो क्लास नंबर 3 में मैंने समझाया इस चीज को डिटेल में। मैं कह रहा हूं इस बिंदु पर मुझे बताओ वोल्टेज कितना है, या इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है। रेड कलर वाला जो डॉट है, इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है? किसी बिंदु पर वोल्टेज कैसे बता सकते हैं? सिखाया है भाई। इस पर्टिकुलर बिंदु पर वोल्टेज निकालना है तो मैंने आपको क्या कहा था कि दूसरा रेफरेंस न्यूट्रल लिया जाता है। ये मान लीजिए आर फेज का, ये वाई फेज का, ये बी फेज का है, तो ये इस पॉइंट पर पर्टिकुलर वोल्टेज जो है ना वो फेज वोल्टेज होता है, वीपीएच। आप लोगों को जो सिंगल लाइन डायग्राम में लिखवाए हैं, मैंने क्या कहा था? सिंगल लाइन डायग्राम में सारे के सारे जो वोल्टेज है कौन से हैं? लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज मेजर होता है इसके बीच में, यहां पर ये है लाइन वोल्टेज, इन दोनों के बीच में। यहां पर जो वोल्टेज अप्लाई होता है इस कंडक्टर पर, इन सारे कंडक्टर पर फेज वोल्टेज ही अप्लाई होता है। तो 132 के भी आर फेज और वाई फेज के बीच का है, तो ये आर फेज और वाई फेज के बीच का वोल्टेज है, यहां पर इनके बीच का। इस लाइन के और इस लाइन के बीच का वोल्टेज ये है लाइन वोल्टेज। ये वाली लाइन मत बोलना, ये इस वाले कंडक्टर की लाइन है। ये आपको डायग्राम के अंदर साइड से फोटो लिया हुआ है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो लाइन वोल्टेज हमेशा दो लाइनों के बीच में होता है। एक पर्टिकुलर कंडक्टर पर जब भी उंगली रखी जाती है तो ये लाइन से न्यूट्रल यानी फेज वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। अपना कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये कि ट्रांसमिशन लाइन में लीकेज करंट का मान कम से कम होना चाहिए। लीकेज करंट कहां से आ गई? ये यहाँ पर फेज वोल्टेज है और ये जो क्रॉस आर्म है, इस क्रॉस आर्म को टावर से जोड़ा हुआ है और टावर को तुमने जमीन पे ही तो रखा है। तो जमीन पे रखा है तो यहाँ पर नीचे क्या है? ग्राउंड किया हुआ है इसको। तो टावर ग्राउंडेड है तो इस ग्राउंड के थ्रू यहाँ पर क्रॉस आर्म पर पोटेंशियल कितना है? 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल है वीपीएच और यहाँ पर है 0। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक लीकेज करंट यहां पर फ्लो करेगा, वीपीएच माइनस 0 डिवाइड बाई आर आई। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं आपने इंसुलेटर का प्रयोग किया है। ये वोल्टेज जो है, लेट मी जूम इट, यहां देखो, यहां पर आपने वोल्टेज वीपीएच रखा है, यहां पर वोल्टेज कितना है? 0 है। ये बीच में क्या लगा हुआ है? इंसुलेटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इंसुलेटर लगा हुआ है। अब ये जो यहां पर इंसुलेटर लगा हुआ है इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी तो होगा, इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी तो होगा। यस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वीपीएच माइनस 0। रेजिस्टेंस कितना है? टोटल रेजिस्टेंस आर आई है। वोल्टेज भी अनंत नहीं है, रेजिस्टेंस भी अनंत नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू है। अगर इनकी कोई ना कोई वैल्यू है तो लीकेज करंट की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। यानी कि इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू एक करंट होगा जो इस लाइन से होते हुए और इस टावर से होते हुए कहां जाएगा? जमीन के अंदर जाएगा। इसको कहते हैं लीकेज करंट। और ये लीकेज करंट ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो ग्राउंड हो रही है इसको शोभा नहीं देता। ये करंट ऐसे ग्राउंड नहीं होनी चाहिए थी, इस करंट को ऐसे ग्राउंड नहीं होना चाहिए था। इस करंट को ऐसे ग्राउंड नहीं होना चाहिए था। यही लीकेज करंट जो यहां से ग्राउंड हो रही है इसे ट्रांसमिशन लाइन का चौथा पैरामीटर शंट कंडक्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शंट कंडक्टेंस कहा जाता है। ट्रांसमिशन लाइन का चौथा पैरामीटर, जी पैरामीटर, शंट कंडक्टेंस, वो इसी को कहा जाता है। ये एक तरीके का लीकेज करंट है जो ग्राउंड हो रहा है और ये कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसमिशन लाइन में ऐसा हो, ऐसा उसे शोभा नहीं देता है। एक मिनट रुक जाओ, मैं इस चीज को
तो ये जो शंट कंडक्टेंस है, इसका नाम शंट कंडक्टेंस कैसे पड़ा वो भी सीख लेते अपन। इसका नाम शंट कंडक्टेंस ऐसे पड़ा कि ये लाइन के पैरेलली करंट ग्राउंड हो रही है, लाइन के शंट में करंट ग्राउंड हो रही है और करंट का चालन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, इसलिए कंडक्शन से तो कंडक्टेंस आया और पैरेलली ग्राउंड हो रही है इसलिए नाम आया शंट। तो इस लीकेज करंट को ही शंट कंडक्टेंस से प्रदर्शित किया जाता है और ये लीकेज करंट कम से कम होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी एग्री करते हो कि नहीं? क्या ये लीकेज करंट ज्यादा होनी चाहिए? नो। ये लीकेज करंट क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। समझे कि नहीं? यस और नो? क्लियर है सबको? अरे बोलो बाबा। चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या लिखा है? पोरस नहीं होना चाहिए। ये मैं इस लाइटनिंग के साथ ही पोरस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, लाइटनिंग के साथ। अफेक्टेड बाय गैसेस, ये आप लोगों को पॉइंट क्लियर कर देता हूं। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, यहां पर देख लीजिए, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर के चारों ओर क्या है? एयर। अब इस एयर के अंदर हाइड्रोजन, सॉरी, इस एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, दुनिया भर की और लफत्तर गैसेस भी यहां पर अवेलेबल होती हैं। तो वो अलग अलग डायरेक्शन से जो गैसेस इंसुलेटर के संपर्क में आती हैं वो उसको बुलाती है, मगर जाने का नहीं। इंसुलेटर को सख्त रहना चाहिए, किसी भी करंट, किसी भी इंसुलेटर को किसी भी अवस्था में किसी भी गैस के साथ किसी भी तरीके की कोई भी रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। क्लियर है सबको? तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। पोरस वाला आगे समझाऊंगा। अफेक्टेड बाय गैसेस हो गया। और एक लिखा है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में इंसुलेटर को अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करना चाहिए। एक कंपनी का इंसुलेटर शिमला में भी लगा है, राजस्थान की गर्मी में भी लगा है, धोरों में भी लगा है। तो ऐसा नहीं है कि वो शिमला में जाके कहते ठंड लग रही भाई, मेरे से वोल्टेज ना सहन हो रो, नहीं, ऐसा नहीं बोलना। वोल्टेज उसको हर कंडीशन में वैसा ही सेम सहन करना चाहिए। टेम्परेचर के बदलने पर उसे अपनी प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक गाना भी डेडिकेट कर सकते हो, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। तो मौसम के साथ उसको मौसम की तरह बदलना नहीं है, उसे अपने स्वभाव में हमेशा वैसा ही रखना है प्रॉपर्टी जैसा उसका कंपनी ने उसको कहा है। तो सर्दी हो, गर्मी हो, नमी हो, बारिश हो, कैसी भी अवस्था हो, इंसुलेटर को अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने समझा दी। 3 प्रॉपर्टीज डिटेल में समझानी थी, बाकी 2 प्रॉपर्टीज आप कहने से समझ गए हैं। अब बची 2 चीजें। एक तो ये ओवर वोल्टेज लाइटनिंग की वजह से जो है उसको ये कैसे सहन करेगा, और ये पोरस अगर हुआ तो क्या होगा। इन दोनों टॉपिक को अगले हेडिंग के अंदर समझ रहे हैं, जिस हेडिंग का नाम है इलेक्ट्रिकल फेलियर ऑफ इंसुलेटर। नेक्स्ट हेडिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज इलेक्ट्रिकल फेलियर ऑफ ये लिखना है क्या? ये लिखना है क्या? लिखना है तो लिख लो, हाँ या ना? या लिख लिया मेरे साथ साथ समझाने के साथ साथ ही? सबने लिख लिया?
फिर इसको पीडीएफ से देख के लिख लेना, या तो मैं आगे समझा देता हूं। क्यों? इसको पीडीएफ से देख के लिख लोगे क्या? आगे समझा दूं मैं अगला टॉपिक, या लिखोगे 2 मिनट में? जल्दी बताओ यार, इतने लोग लाइव हो, फटाफट से कमेंट कर दिया करो, समय खराब ना हो। ओके, इलेक्ट्रिकल फेलियर ऑफ इंसुलेटर। इसके अंदर पहला हेडिंग है फ्लैश ओवर। फ्लैश ओवर क्या होता है? फ्लैश ओवर क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करें। देखिए, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो अपन यूज कर रहे हैं इंसुलेटर, होता यह है कि मान लीजिए ओवरहेड लाइन के अंदर इस तरीके से 2 इंसुलेटर लगे हुए हैं और ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर पर वोल्टेज कितना होता है? इस कंडक्टर पर वोल्टेज होता है वीपीएच। क्लियर? ये तो याद हो जाएगा थोड़े दिनों में तुम्हें। और यहां पर पोटेंशियल कितना होता है? 0। अब इस केस में मान लीजिए इस कंडक्टर पर लाइटनिंग हो जाती है, बिजली गिर गई, लाइटनिंग हो गई। जैसे लाइटनिंग होती है, वोल्टेज का मान अचानक से क्या करेगा? बढ़ेगा। वोल्टेज का मान अचानक से बढ़ेगा तो ये इंसुलेटर क्या करेगा? इसकी तो औकात है नहीं इस वोल्टेज को सहन करने की, ये तो स्विचिंग ओवर वोल्टेज सहन करेगा। तो जैसे ये वोल्टेज बढ़ेगा, ये इंसुलेटर ब्लास्ट हो जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। इस इंसुलेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? इस इंसुलेटर के नीचे और ऊपर की तरफ, या नीचे की तरफ एक वायर जोड़ते हैं ऐसे, और ऊपर की तरफ भी एक वायर ऐसे जोड़ते हैं। इसको कहते हैं आर्किंग ग्राउंड। और इसको कहते हैं गार्ड रिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। दो इसकी तो इंपॉर्टेंस तुम्हें आगे आने वाली क्लासों में ऐसे समझ में आएगी कि गार्ड रिंग को तुम जब भी देखोगे ऐसे दंडवत प्रणाम करोगे कि भाई तूने तो जिंदगी बचा ली हमारी, इतना भयंकर काम है इसका। ये गार्ड रिंग ऐसे यू शेप में होती है नीचे पूरी, और आर्किंग राउंड पूरा उल्टा यू शेप में होता है। विश्वास नहीं हो रहा तो तुम लोगों को ये डायग्राम दिखा देता हूं। ये देखो, ये यहाँ पे वायर नजर आ रहा है नीचे ऐसे यू शेप का तुम्हें? हाँ या ना? यही आर्किंग ग्राउंड होता है। दिस इज आर्किंग ग्राउंड। सॉरी, ये गार्ड रिंग होता है। और ये ऊपर आपको हल्का सा दिख रहा होगा, बिल्कुल हल्का सा, ऐसे 2 वायर ऐसे नजर आ रहे होंगे। ये यहां पर ये वाला जो है वो आर्किंग हॉर्न होता है। ये देखो, ये रहा, प्रैक्टिकली दिखा दिया आपको कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं उस डायग्राम के अंदर आपको थ्योरी समझा रहा हूं।
अब देखो यहां पर, तो ये गार्डरिंग और आर्किंग हॉर्न के बीच में क्या है? एयर। अरे ये कौन है? एयर। अच्छा, ब्लैक कलर का रखा है सिलेक्ट, एयर। अब जब यहां वोल्टेज अचानक से बढ़ेगा इसके अक्रॉस, ध्यान से देखना, इसके अक्रॉस जब वोल्टेज अचानक से बढ़ेगा तो वो इसके अक्रॉस भी बढ़ेगा क्योंकि कनेक्टेड है। अब ये तो इंसुलेटर है, इसकी औकात एयर से तो अच्छी है, तो इसके ब्रेकडाउन होने के पहले पहले इस एयर का यहां पर क्या हो जाएगा? कंप्लीट आयोनाइजेशन। यहां पर एकदम बहुत तेज आर्क पैदा हो जाएगी, और इसी को कहा जाता है फ्लैश ओवर। अब हुआ क्या? ये इस तरफ से हो रहा है तो ये इधर से भी होगा, और उससे क्या होगा? उससे ये सारा का सारा जो चार्ज है लाइटनिंग में, एक्स्ट्रा चार्ज, ये फ्लैश ओवर, आर्किंग हॉर्न, ग्राउंड वायर, ये सारा मतलब सॉरी गार्डरिंग वगैरह, इसके थ्रू ये क्या चला जाएगा? जमीन में, क्योंकि अपन ने इसको क्या कर रखा है? अर्थ कर रखा है। ये सारा का सारा चार्ज ग्राउंड हो जाएगा। तो इंसुलेटर जो है वो प्रोटेक्ट कर लिया आपने, और इस चीज को लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं। ये आपने एक तरीके से क्या, किसका फॉर्मेशन किया है? लाइटनिंग अरेस्टर का फॉर्मेशन किया है। तो जैसे ही यहां पर अचानक से बिजली गिरेगी, ये वोल्टेज बढ़ेगा, इसके ब्रेकडाउन होने से पहले इस गैप का आयोनाइजेशन हो जाएगा, और इसके आयोनाइजेशन से यहां पर स्पार्किंग पैदा होगी। ये इंसुलेटर के चारों तरफ है स्पार्किंग, इधर से भी है, इधर से भी हो रही है, सामने से भी हो रही है, पीछे से भी हो रही है, चारों तरफ इंसुलेटर के आग लगी हुई है। इसीलिए इस फिनोमिनन को क्या बोला? फ्लैश ओवर बोला। आगे बात समझ में? यस और नो? दूसरा कारण ये होता है कि इंसुलेटर जो होता है ना, इसकी सरफेस पर बारिश की वजह से पानी की बूंदें चिपक गई, बहुत तेज बारिश हुई, आंधी आई, इसकी वजह से इसकी सरफेस के ऊपर क्या हुआ? पोल्यूशन और बारिश और रेत वगैरह, कंकर, पत्थर तो नहीं होंगे, रेत वगैरह हो गए, हल्के फुल्के जो है वो रेत के दाने हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ इसके ऊपर चिपक गया। पहले बहुत तेज बारिश हुई और फिर आंधी चलने लगी, या पहले आंधी चली और फिर बारिश आ गई, तो उस केस में इसके सरफेस के ऊपर जो है वो रेत के कण चिपके हुए रह गए, और इसके सरफेस के गीले होने की वजह से यहां पर एक कंडक्टिंग पाथ मिल गया इसको। ये करंट जो है यहां से ऐसे इसके सरफेस के थ्रू होता हुआ आगे जाएगा, फिर वापस सरफेस के थ्रू होता हुआ आगे जाएगा, और यहां से ये कहां चला जाएगा? जमीन के अंदर चला जाएगा। तो यहां हम ये देख पा रहे हैं कि भाई इंसुलेटर की सरफेस पे भी बहुत तेज करंट फ्लो कर गई, तो सरफेस पे भी बहुत तेज आग लग जाती है, बहुत ही स्पार्किंग हो जाती है तेज। ये सरफेस पे जो स्पार्किंग हुई है, बहुत तेज ये आग लगी है, इस सरफेस पे हुई स्पार्किंग की वजह से भी क्या हो रहा है? फ्लैश ओवर हो रहा है। तो फ्लैश ओवर के 2 पॉइंट जो मैं थ्योरी में लिखाने वाला हूं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं आप लोगों से। पहला पॉइंट कहते किसको है, दूसरा पॉइंट होती किसकी वजह से है ये फ्लैश ओवर, तीसरा पॉइंट अपन ये लिखने वाले हैं कि इसके बाद हुआ क्या, फ्लैश ओवर होने के बाद हुआ क्या। सारा का सारा जो एडिशनल चार्ज था, एक्स्ट्रा चार्ज था, अच्छा वो ये तो यहां पर इसके सरफेस पे तो पानी की अगर बूंदें कुछ चिपकी हुई होंगी तो आर्क की वजह से वो सूख जाएंगी तो ये तो खुद ही बंद हो जाएगा। ये जो स्प्लैश ओवर यहां पर इस लाइटनिंग की वजह से भाई, लाइटनिंग का जो एक्स्ट्रा चार्ज है सारा ग्राउंड होने के बाद में यहां वोल्टेज क्या करेगा? घट जाएगा, और चार्ज चला गया ना ग्राउंड में, अतिरिक्त चार्ज ग्राउंड में चला गया, तो यहां वाला वोल्टेज जब घटेगा तो ये आयोनाइजेशन खुद ही बंद हो जाएगा। तो इंसुलेटर डैमेज हुआ क्या? इंसुलेटर के सरफेस पे करंट है, इंसुलेटर के चारों तरफ करंट है, पर क्या इसके अंदर से कोई करंट फ्लो किया? नो। इसका मतलब फ्लैश ओवर होने के बाद इंसुलेटर अभी भी काम में लिया जा सकता है, वो अपना काम करेगा, वो खराब नहीं होगा। तो फ्लैश ओवर के बाद इंसुलेटर डैमेज नहीं होता, वो अपना वर्क करता रहता है। और चौथा पॉइंट, अगर आप इस फ्लैश ओवर को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो इसके लिए दो चीजें, कारण दो हैं तो उपाय भी दो हैं। पहला कारण है बिजली गिरना, तो क्या तुम बिजली गिरने से रोक दोगे? क्या तुम भगवान हो? है? क्या तुम ऐसे कहोगे ट्रांसमिशन लाइन के पास जाकर के, बादलों को देख करके, ओ भाई टावर लगा इधर, इधर ना गिरी हो, उधर गिर जा बिजली? तो ऐसे तो अपन कह नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजली गिरना एक नेचुरल फिनोमिनन है,
ये बिजली गिरना अगर हो रहा है तो ये होके रहेगा। हम बिजली गिरने से कंडक्टर पर कैसे रोक सकते हैं? हम कंडक्टर के ऊपर एक अर्थ वायर लगाते हैं, तो गिरेगा तो अर्थ वायर पे गिर जाएगा, कंडक्टर बच जाएगा, तो अपन अर्थ वायर लगा देते हैं, पर बिजली गिरने से नहीं रोक सकते। तो अर्थ वायर लगा देंगे, उससे कंडक्टर पर बिजली बहुत ही रेयर चांस है कि गिरे। दूसरा, चालक की सरफेस का गीला होना, उस पर कचरे का चिपक जाना। तो अब क्या करें? इस चीज का क्या सोल्यूशन है? इंसुलेटर की सरफेस को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाया जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा ये प्रॉपर्टी, इंसुलेटर का सरफेस इतना स्मूथ होता है कि अगर तुम उसको ऐसे पकड़ोगे तो तुम्हारे हाथ से स्लिप होकर के नीचे गिर जाएगा। उसको पानी की बाल्टी में डुबो करके निकालोगे तो उस पर एक बूंद पानी की नहीं चिपकेगी, इतना स्मूथ बनाते हैं। क्यों? फ्लैश ओवर होने से रोकने के लिए। सर, फ्लैश ओवर होने के बाद हमारा इंसुलेटर तो डैमेज हुआ नहीं, हमारा इंसुलेटर तो काम में आ रहा है, तो फिर मैं इसको रोकने की क्यों कोशिश कर रहा हूं? भाई टॉपिक क्या लिखा है? इलेक्ट्रिकल फेलियर ऑफ इंसुलेटर। तो हाँ, इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ कहां? इंसुलेटर खराब थोड़ी हुआ है, इंसुलेटर तो काम में आ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल फेलियर कैसे हुआ? एक बात बताओ, जिस समय फ्लैश ओवर हो रहा है क्या इंसुलेटर अपना काम कर रहा है? हाँ या ना? जिस समय फ्लैश ओवर हो रहा है यहां, क्या इंसुलेटर अपना काम कर रहा है? क्या धर्म है इसका? इसका धर्म यह है, इसका काम यह है कि करंट ग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये क्या है? ग्राउंड ही तो हो रहा है, सारा ही करंट ग्राउंड हो रहा है। तो इसका मतलब फ्लैश ओवर के दौरान एक इंसुलेटर अपना काम नहीं करता है। तो फ्लैश ओवर के दौरान क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया इंसुलेटर का। क्लियर है सबको? यस और नो? चलिए, तो फ्लैश ओवर के 4 पॉइंट हैं, वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, फिर मैं अगले टॉपिक पे चलता हूं। पहला पॉइंट डेफिनेशन है, एक एक पॉइंट में लिखा रहा हूं और फिर मैं साथ ही साथ समझाता चला जाऊंगा। आप सामने जगह छोड़ देना, जब आपको पीडीएफ मिले तब आप उसमें से डायग्राम बना लेना। लिखो, द आर्क डिस्चार्ज बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। हाँ भाई अंकित, द आर्क डिस्चार्ज बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, the arc discharge between conductor and earth through air, the arc discharge between conductor and earth, discharge between conductor and earth through air, conductor and earth through air surrounding the insulator, surrounding the insulator is known as flashover, is known as flashover। is known as flashover। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट अकर्स ड्यू टू योगेंद्र सिंह सर, अभी 2 ज्वाइन किया आपको, नमस्ते। नमस्ते योगेंद्र भैया, बहुत बहुत बधाई हो। आपने क्या अभी अभी उड़ान बैच लिया है, पावर सिस्टम लिया है, क्या लिया है? बताओ। अच्छा ठीक है, थ्योरी लिख रहे हो ना, लिखो पहले। पहले लिखो, द आर्क डिस्चार्ज बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ थ्रू एयर सराउंडिंग द इंसुलेटर इज नोन एज फ्लैश ओवर। ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं ये लिखवा रहा हूं, इट अकर्स ड्यू टू लाइटनिंग। ये किसकी वजह से हो रहा है? इट अकर्स ड्यू टू लाइटनिंग, इट अकर्स ड्यू टू लाइटनिंग एंड wet layer on insulator, it occurs due to lightning and wet layer on insulator, occurs due to lightning and wet layer on insulator, lightning and wet layer on insulator, wet layer on insulator। तीसरा पॉइंट, योगेंद्र ओनली पावर सिस्टम। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना मेरे को योगेंद्र, है ना? व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना। द इंसुलेटर इज स्टिल यूजफुल आफ्टर फ्लैश ओवर। तीसरा पॉइंट, द इंसुलेटर इज
still useful after flashover. The insulator is still useful after flashover. Insulator is still useful after flashover. और चौथा पॉइंट लिखिए, अलग कलर से लिखना, अलग कलर के पेन से लिखना। चौथा पॉइंट, टू प्रिवेंट द फ्लैश ओवर, टू प्रिवेंट द फ्लैश ओवर, टू प्रिवेंट द फ्लैश ओवर, insulator surface is made smooth. To prevent the flashover, to prevent the flashover, insulator surface is made smooth. Insulator surface is made smooth. धवल, धवल आप भी मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? दोनों के पास में मेरे नंबर होंगे, नहीं है तो ये लो 8209842985, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा दोनों अपने नाम के साथ, और ये भी लिख देना पावर सिस्टम लिया है ऐसे करके, तो फिर अपन वहां पर बात कर लेंगे। टू प्रिवेंट द फ्लैश ओवर, इंसुलेटर सरफेस इज मेड स्मूथ, which prevents the accumulation of, which prevents the accumulation of, which prevents the accumulation of dust, smoke and moisture. Dust, smoke and moisture. ये इसकी थ्योरी हो गई। डायग्राम आपके पास में पीडीएफ जब अब आ जाएगा तो उसके बाद आप डायग्राम से जो है वो बना लें। मान लीजिए एक इंसुलेटर है, मैं पंक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस इंसुलेटर के अक्रॉस आपने एक वोल्टेज अप्लाई किया है वीपीएच। इंसुलेटर के अक्रॉस आपने वोल्टेज अप्लाई किया है कितना? वीपीएच। अब ये जो इंसुलेटर है इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से एयर के बबल्स रह गए। तो जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं उस मटेरियल का तो रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, हाई परमिटिविटी अपने प्रॉपर्टी में ही लिखा है, पर जो हवा के बुलबुले हैं उसकी परमिटिविटी केवल 1 है। आपने जब वोल्टेज यहां अप्लाई किया है तो आपने तो ये सोच के लगाया कि इंसुलेटर है, जबकि वहां पर एयर के बबल भी थे, और एयर के बबल इस वोल्टेज को सहन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, और इसकी वजह से उन एयर के बबल्स का आयोनाइजेशन हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है। अब है क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि इस इंसुलेटर के अंदर से ऑलरेडी एक लीकेज करंट पहले से ही फ्लो कर रही है। इस इंसुलेटर के अंदर से ऑलरेडी एक लीकेज करंट पहले से ही फ्लो कर रही है। कहां फ्लो कर रही है सर? हमें तो पता ही नहीं। ये देखो, ये रही इंसुलेटर के अंदर से पहले से एक लीकेज करंट फ्लो कर रही है, और अब ये जो हवा के बुलबुले जो आयोनाइज्ड हो चुके हैं ये उस करंट को बहने में और ज्यादा आसानी प्रोवाइड करेंगे, और ज्यादा उसको आसान रास्ता प्रदान करेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, यहां से यहां ब्रेक डाउन होगा, फिर यहां से यहां ब्रेक डाउन होगा, फिर यहां से यहां ब्रेक डाउन होगा, यहां से यहां ब्रेक डाउन होगा, और धीरे धीरे क्यूमुलेटिवली पूरे के पूरे इंसुलेटर के अंदर से बहुत ही हैवी करंट फ्लो कर जाएगी, बहुत ही हैवी करंट फ्लो कर जाएगी। जब इसके अंदर से बहुत ही हैवी करंट फ्लो कर जाएगी, इसका मतलब इसके अंदर से आर्क फ्लो कर चुकी है। क्या फ्लो कर चुकी है? आर्क फ्लो कर चुकी है। पूरा इंसुलेटर अंदर से जल चुका है, खराब हो चुका है, रप्चर हो चुका है। इसको कहते हैं पंक्चर ऑफ इंसुलेटर। पंक्चर हो गया टायर, अब गाड़ी चलेगी नहीं पूरी तरीके से। समझे इस बात को? तो इसकी डेफिनेशन यह है कि आर्क डिस्चार्ज थ्रू द बॉडी ऑफ इंसुलेटर इज नोन एज पंक्चर। किसकी वजह से हुआ? इस इंसुलेटर के पोरस होने की वजह से हुआ। और दूसरा, इस इंसुलेटर की कैपेसिटी से ज्यादा अगर वोल्टेज अप्लाई करोगे तब भी हो जाएगा। मान लो एयर के बुलबुले नहीं है, सर एयर के बुलबुले नहीं है, क्या फिर भी ये हो सकता है? बिल्कुल। एयर के बुलबुलों के नहीं होने के बावजूद इसके होने की कंडीशन ये है कि इसकी औकात आपकी मान लीजिए 100 केवी की है, और आपने 150 केवी अप्लाई कर दिया, तो ये वोल्टेज को होल्ड नहीं कर पाएगा, उसके अंदर से बहुत तेज करंट फ्लो कर जाएगी, पंक्चर हो जाएगा। तो इसके होने का कारण है
इंसुलेटर का पोरस होना और इसकी कैपेसिटी से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना। तीसरा पॉइंट, इंसुलेटर जो है जैसे पंक्चर होने के बाद में काम में आज सॉरी इंसुलेटर जो है वो जैसे फ्लैश ओवर होने के बाद काम में लिया जा सकता है, पंक्चर होने के बाद में इंसुलेटर को काम में नहीं लिया जा सकता। पंक्चर होने के बाद में इंसुलेटर को काम में नहीं लिया जा सकता। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट अपन ने फ्लैश ओवर में क्या लिखा है, इसको रोकने के उपाय, तो पंक्चर को भी रोकने के उपाय अपन लिखेंगे। ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हवा के बुलबुले रहना, तो ये तो होने ही नहीं चाहिए। इसके अलावा ये जो लीकेज करंट है ना, यही तो बढ़ावा दे रहा है पंक्चर को, तो हम लीकेज करंट को कम करके पंक्चर के होने के चांस को घटा सकते हैं। लीकेज करंट अगर होगा ही नहीं तो अच्छी बात है, तो लीकेज करंट जितनी कम होगी पंक्चर होने के चांस भी उतने ही कम होंगे। तो हम इसके प्रिवेंशन में यही लिखने वाले हैं कि इसको रोकने के लिए हमें इंसुलेटर की थिकनेस को इतना लेना चाहिए कि आपके करंट का मान काफी कम हो जाए और पंक्चर होने की नौबत ही ना आए। सबको क्लियर है तो थम्स अप कर दो। पंक्चर के 4 पॉइंट लिखा रहा हूं, फिर ये डायग्राम आप पीडीएफ से बना लेना। क्लियर, लिखिए। द आर्क डिस्चार्ज थ्रू द बॉडी ऑफ इंसुलेटर इज नोन एज पंक्चर। द आर्क डिस्चार्ज थ्रू द body of insulator is known as puncture. पहला पॉइंट लिखा है द आर्क डिस्चार्ज थ्रू द बॉडी ऑफ इंसुलेटर इज नोन एज पंक्चर। द आर्क डिस्चार्ज थ्रू द बॉडी ऑफ इंसुलेटर इज नोन एज पंक्चर। दूसरा लिखिए पॉइंट, इट अकर्स ड्यू टू porous insulator. It occurs due to porous insulator and it occurs due to porous insulator and wet layer on. It occurs due to porous insulator and wet layer नहीं sorry. It occurs due to porous insulator and when applied voltage is greater than rated voltage. It occurs due to porous insulator and when applied voltage is greater than rated voltage. Applied voltage is greater than rated voltage. Next, the insulator is useless after puncture. The insulator is useless after puncture. क्लास और होगा, क्लास अभी 10 मिनट और होगा, उसके बाद आज क्लास में थोड़ा सा जल्दी ओवर कर रहा हूं, कुछ इंटरप्शंस आ रहे हैं बार बार मुझे,
तो मैं उसकी वजह से थोड़ा सा आज क्लास जो है वो 20 मिनट पहले ओवर करूंगा, है ना। टू प्रिवेंट द पंक्चर, चौथा पॉइंट अलग कलर से लिखना है ना। इट इज यूजलेस आफ्टर पंक्चर, ये तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट अलग कलर से लिखना, अलग कलर से। टू प्रिवेंट द पंक्चर sufficient thickness of material is provided. To prevent the puncture, कल ऑफ रहेगा? नहीं भाई, संडे को कोई ऑफ नहीं होता, बिल्कुल नहीं। किसी भी दिन क्लास की छुट्टी नहीं होगी। छुट्टी सिर्फ तभी होगी जब मुझे या तो कोई इमरजेंसी काम आ गया और मुझे जाना पड़ा, या मैं बीमार हो गया, उसके अलावा छुट्टी नहीं होगी बिल्कुल, है ना। To prevent the puncture, sufficient thickness of material is provided and the path resistance of leakage current is increased by using the path resistance of leakage current is increased by using रेन शेड्स और पेटीकोट्स। देखो ये यहां पर लिखा हुआ है, path resistance of leakage current is increased by using rain shades or petticoats. Rain shades or petticoats. फिर से बोल देता हूं। To prevent the puncture, sufficient thickness of material is provided and the path resistance, PATH, path resistance of leakage current is increased by using rain shades or petticoats. ये अंग्रेजी में लिखा है, रेन शेड्स और पेटीकोट्स। क्लियर है? तो देखो आपको करना क्या है, इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज जो मैंने एक्सप्लेन करी है उसको डिटेल में इस तरीके से आपको हर एक प्रॉपर्टी को एलाबोरेट करके लिखना है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल फेलियर ऑफ इंसुलेटर में पंक्चर और फ्लैश ओवर की थ्योरी मैंने लिखा दी, डायग्राम आपको अपने से बनाना है। क्लियर है? कल की क्लास के अंदर इसी चीज का मैं एनिमेशन और वीडियो के थ्रू भी आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि अपने बैच की खास बात ही यही है कि अपन रियल प्रैक्टिकल चीजों को दिखा करके थ्योरी को समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज वाले टॉपिक आप लोगों को डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आया है। कल में और ज्यादा टाइप्स ऑफ इंसुलेटर पढ़ेंगे अपन। कल अपन स्ट्रिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे, उसका भी कंसेप्ट बहुत ही भयंकर एकदम धागा खोलने वाले हैं कल अपन। दूसरी बात, कल अपन इससे रिलेटेड वीडियो भी देखेंगे एक, ताकि अपन इस चीज को और ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ पाए। क्लियर? तो इससे रिलेटेड एनिमेशन कल की क्लास के अंदर अपन अपने को देखने को मिलेंगे। तो अभी इतना ही, फिर कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं तो अपन ये क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? हाँ, पीडीएफ में जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा, अभी तुरंत हाथों हाथ में दे रहा हूं, तुरंत ही अपलोड करवा रहा हूं। ठीक है? ओके बाय।